हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7th का 7th चैप्टर लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कि जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो जिस वक्त हमारे जो कई प्रकार के राज्यों का उत्थान हो रहा था, कई राज्यों का पतन हो रहा था, उसी समय अंतराल में एक ऐसी जनजातियां विकसित हो रही थी जो हमारे समाज से कटी कटी रहती थी, है ना। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ थी और किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में वे रहती थी, है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आपने देखा कि किस प्रकार से कई राज्यों का जो है उत्थान हुआ है और कई राज्यों का पतन भी हो गया, है ना। तो इसी के बीच जो है कलाओं और दस्तकारों के उत्पादक और गतिविधियों की नई किस्में और जो है शहरों और गांवों में फल फूल रहे थे। तो एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन भी हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं, है ना। तो ऐसा कैसे और क्यों हुआ ये समझना महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप देख रहे थे कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े साम्राज्य का जो है उत्थान हो रहा था और कितने जो साम्राज्य थे उनका जो है पतन भी हो रहा था, तो उसी टाइम जो है ना कहीं भारत के ही कुल क्षेत्रों में जो इधर उधर जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, या फिर ऐसे किनारे किनारे जो भी जंगल वाले एरिया थे, है ना, वहाँ पे कई जनजातियों का जो है उनका भी उत्थान हो रहा था। तो इसको ये उत्थान क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि जो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से विभाजित था, है ना। ब्राह्मणों के द्वारा कर दिया गया था 4 वर्ण। आप कमेंट में बताइए कौन कौन से वर्ण, है ना। तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियमन बड़े राजाओं द्वारा भी स्वीकार किया गया और इनमें जो ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच जो फासला था ये भी बढ़ गया। तो दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप में जो वर्ण समाज था ना, जैसे वर्ण के आधार पर लोग विभाजित थे, ये कार्य ब्राह्मणों का ही था। तो उन्होंने पहले से ही विभाजित कर दिया कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका ये कार्य है, अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका ये कार्य है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्राह्मण हो और आपका युद्ध करने का मन है तो आप युद्ध करोगे, नहीं, आप पूजा ही करवाओगे, आप आडंबर ही करोगे, है ना। तो हर उसका वर्ण के आधार पर उसका कार्य जो है फिक्स कर दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये जटिलताएं जो है समाज में बढ़ती जा रही थी और बढ़ने का कारण था क्योंकि जो राजा थे वो भी ब्राह्मणों के जो ये बात है इनमें आ जाते थे और उन्हीं के अनुसार चलते थे, है ना। तो ब्राह्मणों का जो है दबदबा समाज के ऊपर बढ़ता गया। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है कि बड़े शहरों से परे जो जनजातीय समाज थी, जो बिल्कुल जो हमारे समाज से कटी हुई रहती थी, अलग ही उनका एक समाज था, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ पे एक तरह जो है राजा जो है ब्राह्मणों के आडंबर को मान रहे थे, वहीं दूसरी तरह ऐसे भी समाज मौजूद था जो उपमहाद्वीप के कई ब्राह्मण समाजों को, जो उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते थे और जो कर्मकांड थे उनको नहीं मानते थे, है ना। और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियाँ जो है कहा जाता था। तो ये कह रहे कि जहाँ पे एक बड़े बड़े साम्राज्य के जो राजा थे वो ब्राह्मणों को मान्यता देते थे, उनके आडंबरों को मानते थे, वहीं एक ऐसा समाज भी था जो इन ब्राह्मणों के जो आडंबर है उनको नहीं मानता था और उनको जनजातियों के नाम से जाना जाता था, है ना। प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियां जो थीं वो शिकारी, संग्रहकार और पशुपालक थे। तो कई ऐसे ऐसे जनजातियां भी थी जो अपने अपने कार्य से मतलब रखती थी। वो ब्राह्मणों के आडंबर से उन्हें कोई मतलब नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं या फिर हमें किस तरह से रहना चाहिए। एक तरह से माने तो जनजातियों के ऊपर जो है वो ब्राह्मण का जो दबदबा था वो कम था, है ना। आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। आगे है कि ये जो जनजातियाँ थी वो अपने निवास स्थान और प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे, है ना। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर वो परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो इनकी जो व्यवस्था थी इसके ऊपर इनका खुद का ही नियंत्रण था। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा और बोले कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, नहीं।
ये खुद के नियम बनाए बनाए थे इन्होंने और अपने परिवार पे ये लागू करते थे, है ना। तो इनका जो एक इनको आय प्राप्त होती थी या फिर बोल दे कि जो भी संसाधन थे वो खुद आपस में कैसे बांटना है, किसको कितना देना है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 हैं तो आपको 10 के बराबर मिलेगा, नहीं, अगर जो 10 है उसको ज़्यादा मिलेगा। ज़रूरत के हिसाब से ये अपना जो है सामान एक दूसरे में वितरित कर लेते थे, जो भी ये प्राप्त करते थे, है ना। तो ये एक मिला जुला जो है वो स्वरूप दिखता है हमें इन जनजातियों में, जो आपस में विभाजित नहीं थे, बिल्कुल एक ही समाज में थे और एक ही तरह से, कोई इनमें असमानता नहीं थी, है ना। आगे है कि ये उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार की जो जनजातियां हैं फली फूली, ये जंगल, पहाड़ी, रेगिस्तानी इलाकों और दूसरी दुर्गम जंगलों और में निवास करती थी, है ना। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव भी होता था। तो ये अपनी मायने में जो इनकी जनजातियाँ थी वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अगर उनके साथ युद्ध करना पड़े या फिर उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़े तो वो भी करती थी, है ना, अपनी संस्कृति को बचाती थी। लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विधि किस्म के ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थी। ऐसा नहीं था कि इनको जाति आधारित जो समाज था उनको इन जनजातियों से कार्य नहीं था या फिर इनको जाति आधारित समाज से कार्य नहीं था। ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड थे। फिर भी टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों की समाजों को जो है धीरे धीरे बदल दिया। अब अगर युद्ध होने लगा तो ये भले ही जनजातीय हैं लेकिन इनको भी महसूस होने लगा कि मेरे पास भी हथियार होने चाहिए, है ना। तो ये हथियारों का जो है जमावड़ा करने लगे। तो धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आता है और फिर ये भी एक अलग ही समूह और शासक वर्ग की तरह अपना भी एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं ना। और आगे जो है कि जनजातीय लोग कौन थे, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कौन थे। आगे है कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वैचारिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को उनके जो है विरासत में मिलती थी, है ना। तो आज के इतिहासकार जनजातियों के इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और उसके समय के साथ साथ बदलता रहता था। तो कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाके पर नियंत्रण होता था, जैसे पंजाब में खोखर जनजाति थी जो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन उसके बाद फिर गख्खर लोग आ गए, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और गख्खर का जो मुखिया था कमाल खान गख्खर, वो बादशाह अकबर के द्वारा इसको मनसबदार बना दिया गया। तो देखिए किस तरीके से एक जनजाति जो है वो जनजातीय लोग भी धीरे धीरे प्रशासन में है भूमिका निभाने लगे। तो इनका जो बदलाव हो रहा था यही से स्टार्टिंग, है ना। बदलाव धीरे धीरे ये खुद ही परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन भी ला रहे थे। तो मुल्तान और जो है सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने के बाद पहले लहांग और अरघुन जो लोगों का जो प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, जो गख्खर जनजाति थी उस पर जब तक मुग़ल साम्राज्य का जो है नियंत्रण नहीं हुआ, उससे पहले उस पर अरघुन और जो है और भी जो लोग थे उनका जो है प्रभुत्व बहुत विस्तृत क्षेत्रों पर था, है ना। उत्तर पश्चिम में एक और जो विशाल शक्तिशाली जनजाति आप बोल सकते हैं उसका नाम था बलूच। तो ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, मतलब कि इनका एक छोटा छोटा समूह होता था कुछ लोगों का और उसका एक प्रधान होता था जिसको बोलते थे मुखिया, है ना। तो पश्चिमी हिमालय में गडगरी या गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जो जनजातियां थी पूरी तरह से प्रभुत्व वो में थी। तो ये जो ऐसा नहीं है कि एक बड़े क्षेत्र पर ही जो जनजाति का एक जो मुखिया रहता था, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे समूहों में भी विभाजित थे और उसका एक मुखिया होता था, है ना। तो मौजूदा बिहार और झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर जो है सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जो मानसिंह थे उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से उनके इलाके पर जो है पूरी तरीके से उसको अधीन नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने वहाँ से अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो उसके अधीन नहीं हो पाए, है ना। औरंगजेब के समय भी मुग़ल सेनाओं ने चेर के लोगों पर जो है और उनके किलों पर जो है आक्रमण किया और उनको कब्जा कर लिया, जनजातियों को अपना जो है अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र पे रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में जो
थी वो मुंडा थी और संथाल थी, है ना। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में भी रहती हैं। तो किस तरीके से मुगल साम्राज्य द्वारा जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं इन जनजातियों को अपने अधीन लाने के लिए, तो इससे पता चलता है कि ये इतनी कमज़ोर नहीं हुआ करती थी, है ना। ये टक्कर देती थी तो देखिए कि मानसिंह से भी नहीं हुआ तो फिर औरंगजेब ने करा था, है ना। ये शक्तिशाली होती थी। तो देखिए कि ये भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ पे ये जनजातियाँ रहती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नागा है, यहाँ पे यहोम है ना, पूर्वी भारत में। और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का इलाका, यहाँ पे देखिए लहंगा, अरघुन, बलूची, ये सब गख्खर, खोखर, है ना। तो ये सब जो जनजातियाँ थी। और दक्षिण भारत में देखिए वेतर, मारवाड़, तो ये सब जनजातियाँ जो है यहाँ गोंडवाना में गोंड, बैगर, ये सब जनजातियाँ जो है भारत में विस्तृत थी जब राज्यों का उत्थान और कई राज्यों का पतन हो रहा था, है ना, उस टाइम पे। तो आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे है कि जो कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ पे कोली और बेराद जैसी कई जनजातियाँ जो है रहती थी। कोली लोग जो थी वो गुजरात के कई इलाकों में रहते थे और कुछ दक्षिण में जो है कोराग, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का जो विशाल आबादी था वहाँ पे रहता था, है ना। भीलों की एक बड़ी जनजाति जो है पश्चिम और मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का जो अंत आते आते उनमें से कई जो जगह में बसे हुए थे वो खेतिहर भी बन गए, यहाँ तक कि कुछ तो जमींदार भी बन गए। और तब भी भीलों में कुछ वैसे भी लोग थे जो शिकारी थे, संग्राहक थे, है ना। तो ये मौजूदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में अभी भी जो है वो फैले हुए, अभी भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे। तो ये जनजातियाँ जो किस तरीके से फैली हुई थी, यहाँ पे चित्र दिखाया गया कि जो है भीलों द्वारा जो बनाया गया एक चित्र है, यहाँ पे देखिए। रात में भील लोग हिरण का शिकार करते हुए, यहाँ पे देखिए कैसे इसको आग लगाकर पका रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं हिरण को, है ना। तो ये चित्र बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में आपको दिख रहा है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, तो इसके बारे में जानेंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खाना बदोश जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जो जीवन था, उनकी दूध और जो पशुओं द्वारा जो उत्पाद जो प्राप्त होता था उस पर निर्भर रहता था, है ना। तो वे खेतीहर गृहस्थ जो है गृहस्थ भी थे और जो कुछ जो अनाज उत्पादन होता है या बर्तन ऐसी कुछ जो होती थी उनसे प्राप्त होता था। तो ये चीज़ों उनसे उनका घी इत्यादि इनका जो है उत्पादन हो जाता था। और कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर जो है सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे, तो इससे उनकी जो है आय बढ़ती थी, है ना, आमदनी हो जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी, सामान को खरीदने बेचने के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करते थे। और कई राजाओं द्वारा भी इनका जो है इस्तेमाल करवाया जाता था सामान को मंगवाने में, तो उससे भी उनको जो है कुछ आमदनी मिल जाती है ना। तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। तो उनका जो समूह था या फिर वो जो लोग चलते थे झुंड में, तो उनका जो कारवा था तो उनको टांडा कहा जाता है ना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारों का ही इस्तेमाल करके वो नगरों में जो है अनाज की ढुलाई करवाता था। या फिर बादशाह जहांगीर ने भी अपने जो है स्मरण पत्रों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में से अपने बैलों पर अनाज को लेकर जो है शहरों में बेचते थे। तो ये जो है जो है शासकों द्वारा किस तरीके से बंजारों से कार्य करवाया जाता था, है ना। तो सैनिक अभियान के दौरान भी वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई या फिर जो है काम करते थे। और किसी भी विशाल सेना के लिए बिल्कुल जो है बहुत सारे जो बैल होते थे वो ढुलाई में जो है काम आते थे, है ना। तो ये सब शासकों द्वारा भी बंजारों का जो है इस्तेमाल किया जाता। तो बंजारे जो थे वो एक तरह से घुमंतु थे। एक किसी स्थान पे वो निश्चित किसी स्थान पे नहीं रहते थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, उनका कार्य यही होता था, है ना। तो यहाँ पे एक दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, ऊपर दिख रहा है आपको टाइटल बंजारे। तो ये 17वीं शताब्दी में जो भारत आने वाला एक अंग्रेज़ी व्यापारी था पीटर मंडी, इसने वर्णन किया है बंजारों का किस तरीके से। देखिए, सुबह हमारी मुलाकात जो है बंजारों की एक टंडा से हुई जिसमें जो है 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी जो है पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। और एक टंडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उनके जो भारवाहकों से मिलता जुलता था और जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह
जाते रहते थे। तो गाय बैल उनके पास अपने होते थे और कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद के सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता था वहाँ से वे खरीद लेते थे और उस जगह पर ले जाकर बेचते थे जहाँ वह महंगा बिकता था, है ना। तो वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद कर लाते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जाए। तो मतलब ये अगर कहीं जा भी रहे हैं तो फिर वहाँ से खाली नहीं आते थे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाते थे ताकि उनका जो है आगे का मुनाफा जो है होता रहे। और ये ऐसी चीज़ें खरीदते थे जिनका जो है आप बहुत सस्ती दामों में मिल जाए और उसको जो बेचे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, है ना। तो ऐसी काम में करते थे। टंडा में जो है 600 से 700 तक लोग होते थे और ये 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते करते यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी ये जो है सफ़र नहीं करना जो है रोकते थे। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें जो है चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि जो ज़मीन जहाँ पे वो रुकते थे वहाँ पे बहुत पर्याप्त होती थी उन जानवरों के लिए, है ना, चरने के लिए। तो वो खोल दिया करते थे, भाई बांध के क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। तो देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो खानाबदोश और जो भ्रमणशील समूह थे वो किसी एक जगह पे नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, चाहे या फिर वो गायक हो या तमाशबीन हो या फिर व्यापारी, जो उनका जो काम ही होता था जैसे बंजारे घूम घूम कर इधर उधर काम करना। तो किसी एक जगह पे नहीं रहते थे, है ना, इधर उधर घूमते रहते थे। तो यहाँ पे देखिए एक कांस्य मगरमच्छ जो है गोंड जनजातियों के द्वारा ये उड़ीसा में जो है मिली है, उनके द्वारा बनाई गई। देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है कि कई पशु चारी और जनजाति मवेशी जो और घोड़ों जैसे जो जानवरों को पालने और पोसने वाले जो लोग थे उन्हें वह बेचने का काम करते थे, है ना। छोटे मोटे जो फेरी वाले जो थे भिन्न जनजातियाँ, वे एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीज़ें और फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसी माल बनाते थे। कभी कभी भिक्षु लोगों भी घुमंतु सौदागरों का काम कर लेते थे। नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन की भी जातियाँ थीं, वो भिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपना कला प्रदर्शन करती रहती थी। तो कुछ लोग थे जो अपना सामान जो बेचकर उससे है जो कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो जिनके पास कला था, जो गा सकते थे, कुछ ऐसे थे जो डांस कर सकते थे, कुछ तमाशबीन थे ना, कॉमेडी टाइप के। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कार्य कर कर वो अपना जो है जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कमा लिया करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो जानवरों को पालते थे, उनको बड़ा करते थे, फिर उसके बाद बेचते थे, तो उनको उसकी जो कीमत है वो अच्छी खासी मिल जाती थी, है ना। तो बदलता समाज, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। आगे है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ीं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई, है ना। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित करने में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषकर अगर हम बताएं तो शिल्पियों में जैसे सुनार हो गए, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो अगर हम किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसके लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं ना। तो राजाओं को आवश्यकता पड़ने लगी इनकी, या फिर जो ब्राह्मण वर्ग थे वो खुद अपना कार्य नहीं कर सकते थे तो उनके लिए आवश्यकता पड़ती थी। तो इन्होंने एक अलग कैटेगरी बना दी कि भाई ये लोहार है, ये सुनार है, इससे इसका ये कार्य होगा, इसका ये कार्य होगा, है ना। अपनी सुविधा के लिए ही मान ली। तो वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। यहाँ पे एक जाति विमर्श जो विचार दिया गया है कि वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित ओयाकुनर उद्गार में 12वीं शताब्दी के आरंभिक में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है कि वे रथकर, जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाला, कि सामाजिक स्थिति का विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किया और जो है वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना और जो है मंदिरों का बनाना और मूर्तियों स्थापित करना और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज समाज तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। गोत्रों की ताकतों में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में
वे कई राजपूत मान लिए गए। तो धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ले ली, और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और शासक जो है शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल कर रहा था। जो पहले गोत्र थे ना, वो जैसे हुण थे, चंदेल थे, या कुछ ऐसे गोत्र थे जो पहले जनजाति माने जाते थे, लेकिन उनको फिर ब्राह्मणों के द्वारा जो है परंपरा के अनुसार कुछ को राजपूत मान लिया गया है ना। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आने लगे, तो उन्होंने जो है पुराने शासकों की जगह लेनी शुरू कर दी। जहाँ विशेषकर जहाँ कृषि वाला इलाका था ना, वहाँ पे संपदा भी, वहाँ का जो संसाधन भी अच्छा होता है, तो वहाँ पे जाने लगे लोग, वहाँ पे बसने लगे, और कुछ अपने प्रभुत्व को स्थापित करने लगे, शक्तिशाली राज्यों का निर्माण कर लिया अपनी संपदा के आधार पे, है ना। तो शासकों के रूप में राजपूत और गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, है ना। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाई। उनकी संख्य आबादी और समाज की छोटी जनजातियों की जगह बना पाई। तो दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद जो है कि प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले जो है इस्लाम को अपना लिया था, और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन लोगों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। तो कुछ जो शासकों के द्वारा जो राजपूत गोत्रों के उदय में जो लोग जो अनुसरण कर रहे थे, उसका धीरे धीरे जो है ब्राह्मणों ने भी उनका समर्थन किया। जो बहुसंख्यक जनजाति थी, जिनका जो संख्या था वो बहुत अधिक था, ब्राह्मणों द्वारा उनको समर्थन देकर उनको शासक वर्ग में शामिल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत ही सीमित थी, उनको उस तरह की जो है सम्मान और मान्यता नहीं मिली। राज्य की उत्पत्ति और जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव को गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के लिए इस महत्वपूर्ण हिस्से को 2 उदाहरण में उल्लेखित है, जो नीचे उदाहरण दिया गया है। जैसे गोंड का है, अगला जो हमारा जो टॉपिक है उसमें जो पहला है हमारा गोंड, तो गोंड के बारे में हम पढ़ेंगे, गोंड जनजाति के बारे में, है ना। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे है कि गोंड लोग गोंडवाना नामक के विशाल वन प्रदेश में रहते थे, और वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर जो है खेती करते थे। तो गोंड जो है विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली में सुल्तानों का ताकत घट रहा था, उसी समय कुछ बड़े गोंड जो हैं वो छोटे गोंड सरदारों पर हावी हो रहे थे। अकबर के शासनकाल में जो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई है, उसमें उसने कहा है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में जो है 70,000 गाँव थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो गांव है, और जो है जनजाति जो बड़ी जनजातियां हैं जो छोटी जनजातियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही हैं, और किस तरीके से उनका जो है नियंत्रण जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो ये गोंड जनजाति के बारे में था, और ये स्थानांतरित कृषि करते थे। मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने खेत वेत जो भी यहाँ के वन उसको काट कर खेती कर ली, है ना। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो अनाज उपजा, इसके कारण जो इसकी जो उर्वरता है, इसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं कि फिर दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ के वनों को साफ करते हैं, और फिर वहाँ पे जो है कृषि करते हैं। तो उसकी उर्वरता से फिर से जो है वो वहाँ पे अच्छी कृषि हो जाती है, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसमें पुनः नमी आ जाती है और फिर से इसमें खेती किया जा सके, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी, है ना। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, और हर गढ़ किसी खास जो है गोंड कुल के नियंत्रण में था। तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था थी, और जो प्रत्येक राज्य था वो जो है गोंड महिला का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। देखिए, स्थानांतरित कृषि, किसी वन प्रांत में पेड़ों और झाड़ियों को पहले काट लिया जाता था और उसको जला लिया जाता था। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती थी, और ये जो राख था ना वो उर्वरक का काम करता था, है ना। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती थी, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर दिया जाता था, फिर वहाँ पे खेती जो है की जाती थी। तो किस तरीके से स्थानांतरित की कृषि होती थी, इससे हालांकि भूमि भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था, है ना। तो यहाँ पे और दिया गया है, देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पे देखिए कि 84 गाँवों का जो विभाजन होता था उसको जो 84 कहा जाता था, और 84 का जो उप विभाजन होता था उसको बरहौत कहा जाता था, जो 12-12 गाँव में मिलकर बने होते थे। तो बड़े राज्यों के उदय ने गोंड साम्राज्य की चरित्र को बदल दिया और मूलतः बराबरी वाले समाज में धीरे धीरे जो है असमानता फैलने लगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जो साथ साथ रहते थे, है ना, एक फैमिली के जो मेंबर हैं, अगर हम 2 भाई हैं वो साथ साथ रहते थे और एक कहीं बड़ा बाहर चले जाता, उसका बड़ा बिजनेसमैन हो जाता, तो छोटा जो गाँव में रह गया वो तो भाई रह ही गया उससे नीचे, है ना। तो असमानता तो विद्यमान हो ही जाएगी। ब्राह्मण लोगों ने जो गोंड राजाओं के से अनुदान और भूमि प्राप्त करना और अधिक प्रभावशाली बन गया। तो ये जो प्रभावशाली लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उनको राजा इसीलिए बनाते हैं कि भाई उनसे हमें कुछ अनुदान मिले, है ना। और धीरे धीरे ब्राह्मण भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाह हुई। इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा जो अमनदास हैं, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, और उसका जो पुत्र था दलपत, महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से उसका विवाह होता है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। तो दुर्गावती बहुत ही योग्य होती है। तो उसका जो पुत्र होता है 5 साल का होता है, तो वो अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन का कमान संभालती है। उसके समय में राज्य और भी अधिक विस्तार होता है, लेकिन 1565 में है आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया, लेकिन वो हार गई। और उसने खुद को समर्पण करने के बजाय खुद को मार डालना बेहतर समझा, और उसने खुद को मार दिया। और उसका जो पुत्र था फिर उसके बाद तुरंत ही उसको भी मार दिया गया। तो जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत ही वीर शासिका थी, है ना। इतिहास में जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप याद रखते हैं, वैसे ही इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना। एक नक्काशीदार दरवाज़ा है गोंड जनजाति का। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे चित्र बनाया गया है, बैल का, हाथी का, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। तो आगे है कि गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हथियार को जो है हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के लिए धन कमाया जाता था। तो जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट कर वहाँ से बेशकीमती सिक्के और हाथी, बहुयात मात्रा में हथियार भी प्राप्त हुए। उन्होंने राज्य का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, और जो शेष बचा हुआ था वो वीर नारायण के चाचा जो चंदर शाह को दे दिया। तो किसी भी राज्य का अगर कोई भी राज्य अगर पराजित होता है, तो उस राज्य को पराजित होने में जो वहाँ के जो शासक होता था या फिर जो उसका नेतृत्व करता होता था, उसके जो सगे संबंधी होते थे ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि वो खुद ही बुलाते थे कि भैया और यहाँ पे आप आक्रमण करो और इसको जो है अपने नियंत्रण में ले लो। तो इससे क्या होता था कि कुछ ना कुछ उनको भी मिलता था। तो उसी तरह से फिर मुगलों ने जो चाचा चंदर शाह थे उनको दे दिया, और गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो है असफल रहे। तो किस तरीके से गढ़कटंगा जो है मुगलों के अधीन हो गया और फिर उसके बाद उसका जो अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद एक जनजाति आती है अहोम, है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो अहोम लोग जो थे वो मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी जो कि असम में बसे थे, है ना। तो उन्होंने यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अपने राज्य की स्थापना करी। तो 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चूटियों जो कि और कोच हौजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए उन्होंने 1530 में भाई राज्य बनाया, तो उसकी सुरक्षा के लिए सेना की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आवश्यकता पड़ती हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे उसका भी जो है पूर्ति करने की कोशिश करी, और बहुत पहले इन्होंने अस्त्रों का भी इस्तेमाल करना जो है प्रारंभ कर दिया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो अहोम जो जनजाति थी वो कितनी विकसित थी, वो पहले से ही जो है तोपों का, बारूदों का इस्तेमाल करना उन्होंने जो है प्रारंभ कर दिया। तो राज्य का अगर स्थापना होता है तो राज्य की देख रेख के लिए तो भाई ज़रूरी है ही कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्षम हो, है ना। लेकिन जो अहोम लोग थे उनको दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मंगोलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया, और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका, और अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था।
राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया उन्हें पाइक कहा जाता था। तो जो जिनसे जबरन कार्य करवाया जाता था उनकी मर्जी के खिलाफ उनको जो है पाइक कहा गया। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि जो है जबरन कार्य करने वाले जो श्रमिक बोलते हैं हम उनको भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में काम करने वाली आबादी वाले इलाकों के लोगों को भी स्थानांतरित कर दिया। तो अगर कार्य करना है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई जनगणना किया जाता था कि हाँ आपके क्षेत्र से इतने लोगों को भेजा जाएगा, पाइक लोगों को जो जो कार्य करते थे, है ना। इस तरीके से जो है अहोमों का जो है एक तरह से बोले पतन या उनका जो है कुल टूट गया। और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन अच्छा खासा जो है केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और उसके बाद जो है बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुट जाते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की एक बहुत कम जनजातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे। तो ये खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की जो सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो एक जो है तो अहोमों का जो विभाजन हुआ एक खेल के रूप में जो है यहाँ पे खेल कहा गया उसको। और इनका जो नियंत्रण होता था वो क्या बोलते हैं, गांव के जो किसान थे उनके हाथों में होता था। और इसका जो नियंत्रण था उनसे कोई नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि राजा भी नहीं ले सकते थे, है ना। और उनके जो गांव के जो किसान थे उनके द्वारा ही उनको ज़मीन भी दी जाती थी खेती के लिए। तो ये सब था। प्रारंभ में जो है वो जो है अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं का उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने मंदिर और ब्राह्मणों को जो है भूमि को जो है अनुदान में देने लगे। और जो शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया, कहाँ, अहोमों के लिए। लेकिन कुछ अहोम अभी भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। तो वही कहते हैं ना कि अगर आप इंडिया के हैं तो भले ही आप कहीं भी चल जाइए, लेकिन जो इंडियन कल्चर है उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आप भारतीय बन के रहे, भले ही आप कहीं भी रहे, लंदन में रहे, पेरिस में रहे, है ना। अपनी जो संस्कृति है उसे हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो इससे हमें ये भी एक शिक्षा मिलती है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में ज़मीन दी जाती थी और नाट्य जो कार्यक्रम थे उसको भी प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुंजरी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में, फिर उसके बाद असमिया में लिखा गया। तो बुंजरी जो ऐतिहासिक कथा है ये पूछ लेगा कि किस जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए, है ना। अब ये चैप्टर हमारा समाप्ति होने वाला है, निष्कर्ष पे आ गए हम, देखते हैं निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष में है कि जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान के दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलती रही। तो बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ भी अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जनजाति जो जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और जो है सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना कर दी। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों को अपना लिया और कुछ ऐसे थे जो नहीं, भाई परिवर्तन ही नहीं चाहते थे कि नहीं हम परिवर्तन नहीं चाहते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी जो दादा दादी हैं, अगर उनको बोल दीजिए कि नूडल खाओगे तो बोले ये क्या है, तो वो अलग ही उसका जो है फिर विस्तार करने लगेंगे कि ये ऐसा है वैसा है। तो उसी तरीके से जो कुछ लोग होते हैं जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, है ना। भले ही हम कितने आगे चले गए हों, लेकिन हमारे दादा दादी वही पुराने ज़माने के ख्यालों में अभी भी है। तो इसी की तरह है। इस तरह के राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए थे और उन्होंने वृहद और अधिक जटिल राज्यों और समाजों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो गया है। यहाँ पे दिया गया है मंगोल। तो देखते हैं ये मंगोल के बारे में, तो आपको दिमाग में घूम ही रहा होगा मंगोल का नाम सुन के, है ना। मंगोल कौन थे? तो ये बोल रहा है कि अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए।
इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और जो शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल थे। वे मध्य एशिया के पास जो मैदान है जिसको स्टेपी बोलते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखिएगा। थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज़ खां ने मंगोलों और तुर्कों को जनजातियों के आपस में एकता पैदा करने के लिए शक्तिशाली जो है सैन्य बल में बदल दिया। अपनी मृत्यु के बाद वह एक सुविस्तृत प्रदेश शासक बन गया। उसने उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय के अंतर्गत रूसी, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोल के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित था। तो जैसे कि आप देखते हैं कि 1206 में फिर उसके बाद मंगोलों का जो है भारत पर आक्रमण होता है, कैसे मंगोल भारत में आते हैं ना, चंगेज़ खान, ये सब जो उसके बाद मुगल एम्पायर, तो ये सब जो है परिवर्तन इन्हीं से जो है आपने पढ़ा भी है मुगल एम्पायर में, है ना। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। इसका जो क्वेश्चन है आप घर पे करने की जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पीटी क्लियर कर चुके हैं या जो पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनको बिल्कुल वो श्योर है कि हमें पीटी हो ही जाना है, तो वो मेंस के प्रिपरेशन पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस में निकाल लें। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई मेंस है तो उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी होती है। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, आपका हाथ ही नहीं चलेगा। उसके लिए ज़रूरत है कि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को एनसीईआरटी में जो दी हुई है उससे स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग, है ना, मेंस के लिए मैं बोल रही हूँ। हालांकि मेरा तजुर्बा कम है, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है अभी तक उससे मैं बता सकती हूँ कि जो आप अगर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना उसको करेंगे ना, तो आपका एक फ्लो बनेगा आंसर राइटिंग लिखने का। आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर ऐसे थम जाते हैं, आपका हाथ ही नहीं चलता है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन आप उसको पन्ने पे नहीं उतार पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक ही क्वेश्चन को 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए और उसको ढूंढिए कि इसमें पिछले वाले में क्या गलती था, इससे बेटर इसमें क्या है और इससे बेटर इसमें क्या है। तो खुद से ही अगर आप समझिएगा ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गलतियाँ तो दूसरा कोई बता ही देता है, लेकिन अगर आप खुद की गलती खुद से छानते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का चैप्टर यहीं पे हमारा समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और टेक केयर।